जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी बायोलॉजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं बायोलॉजी की संपूर्ण किताब से 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन के साथ उनका आंसर भी रहेगा। तो यहां पर आज के इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन का टाइप बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन इसी के अंतर्गत। इसके बाद आपका इसी में रहेगा लघु उत्तरीय और आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको लघु उत्तरीय प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दो प्रकार के आते हैं, एक आपका फर्स्ट टाइप का और एक रहता है सेकंड टाइप का। तो यहां पर अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का यह वीडियो रहने वाला है, पूरा आपको अंत तक देखना है और हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया गया जिसमें कह रहा है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या होती है या क्या कहलाती है। तो यहां पर इसका आंसर आपको लिखना है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। सिंपल सा एक नंबर के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी पराग कण को पोषण प्रदान करने के काम आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आसंग जनन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयोगमन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननता कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है यानी दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो, आवृत्ति बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं और इसकी खोज नवासी ने फिटिलेरिया तथा लिनियम में की थी। अब ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, देखो यहां पर इतना मैं खोज के बारे में ना कहूं अगर, तो निषेचन के बारे में और दोहरा निषेचन हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है अनिषेक जनन या अनिषेक फल किसे कहते हैं। तो देखो, निषेचन के बिना फलों के विकास को हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन और इस प्रक्रिया से जो बनने वाले फल होते हैं उनको हम अनिषेक फल कहते हैं। खासतौर पर बीज वगैरह नहीं पाया जाता, जैसे केला हो गया है ना, अंगूर हो गया, इस टाइप के अनानास, ये सब अनिषेक फल हैं, ठीक है। इसी के साथ यहां पर आपके क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं। इसके बाद यहां से कुछ क्वेश्चन जैसे कि लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा भैया अनुकूली विकिरण क्या है या अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी करिए। देखो, क्वेश्चन का टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कर लेना है। अगर आपके पास ये वीडियो एग्जाम से 3 घंटे 2 घंटे पहले भी आ गया है तो समझ लो कि आप एकदम लकी हो भाई। इस वीडियो को सेव कर लो, एग्जाम देने के बाद आना और इस वीडियो से बताना कि कितने क्वेश्चन आए थे। मैं गारंटी लेता हूं कि 50 में से आपका लगभग अति लघुत्तरी लघुत्तरी क्वेश्चन यहां से टकराएगा, ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो चलिए इसका आंसर देखिएगा भैया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होता है और कालांतर में अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है। विकास का यह प्रक्रम अनुकूली विकिरण कहलाता है और इसी प्रकार के विकास प्रक्रमों के कारण वर्तमान काल में पौधों एवं जंतुओं के भौगोलिक वितरण में बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। परिस्थितियां भिन्न होने के कारण जैव विकास भी अनेक दिशाओं में अग्रसर हुआ है। ये एक क्वेश्चन है। एक इसी के साथ क्वेश्चन आपका टिप्पणी में आता है। टिप्पणी आपको पेपर में मैंने कई सारे सेट करा है जिसमें आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में टिप्पणी तो भाई मतलब ये समझो कि आपका अगर 100% क्वेश्चन है ना तो 100% में 40 से 45% क्वेश्चन टिप्पणी का होता है। ये आपको मान के चलना, 40% टिप्पणी आएंगी ही आएंगी। तो चलिए, इंटरफेरॉन एक टिप्पणी है, क्या होता है। तो ये प्रोटीन अणु होते हैं कुल मिलाकर के, ये समझिए। और इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। फ्रियांस एक इसी में आता है। प्रियांस क्या होते हैं, तो ये संक्रामक प्रोटीन्स हैं और ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर क्रम जो है ना डिस्टर्ब है, क्रम इधर उधर हो गया है, तो बट आपको क्वेश्चन मैं पूरे सही से बताऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। क्या होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आइए देखते हैं, यहां पर देखिएगा। तो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है क्योंकि इसके लिए उपयुक्त एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं शरीर में होता है। मतलब भैया सक्रिय प्रतिरक्षा अगर मैं बात करूं तो क्या होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक आपसे पूछ रहा है कि भैया सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है और एक आपसे पूछ रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो मान लो आपका क्या है भैया, यह बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है।
अब बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न होगी, उसको हम बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। और जो बॉडी के बाहर हम लोग बाहर से कोई एंटीबॉडी देंगे, है ना, कोई मतलब दवा है, जैसे आप मान लो कि आप कोई एंटी मेडिसिन लेते हो, ठीक है ना, आपको कोई बीमारी है, तो बाहर से आपको मान लो डॉक्टर के पास गए, वहां से कोई आपको बनी बनाई दवा जो है आपके डॉक्टर जो है डायरेक्ट आपको दे देते हैं, तो वो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपको फुल फॉर्म या पूरा नाम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से, जैसे कि CMI HIV NACO, है ना, IVF का फुल फॉर्म बताओ, या PCR का फुल फॉर्म बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप ये समझो कुल मिलाकर के उनका पूछा जाता है। तो इस टाइप का यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। CMI को हम बोलते हैं सेल मेडिटेट इम्यूनिटी हो जाता है, और HIV को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। NACO को बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म टाइप के क्वेश्चन उनको मैं बता दूंगा एक वीडियो में, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान। भाई उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, आपको पता होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, कब की थी, 1929 में पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की, और इसका प्रयोग मुख्यतः निमोनिया रोग के उपचार में किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। विसंक्रमण पर टिप्पणी पूछ रहा है, चलिए क्या होता है विसंक्रमण, तो यहाँ पर आपके पास एक टिप्पणी है। तो किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमित करने के लिए उष्मा, उच्च ताप, रसायन तथा छानने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी कि जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना, जैसे हम लोग कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, है ना, अब ऑपरेशन मान लो कोई आपका जो उपकरण है वो इस्तेमाल हुआ, अब उसको अगर किसी दूसरे जो है मतलब मरीज के पास ले जाएंगे उसी उपकरण को, तो इससे नुकसान हो सकता है ना, वायरस इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन वायरस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर कह रहा है कि भाई उसको जीवाणु को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम विसंक्रमण बोलते हैं, और इसके अंतर्गत जैसे कि उष्मा दी जाएगी, उनको जो है उच्च ताप पर मतलब गर्म किया जाए, जिससे कि पूरी तरह से जीवाणु जो भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वायरस। इस तरीके से ये आपका प्रक्रिया है जिसमें 110 से 120 तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट तक रख करके इसको विसंक्रमण कर लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से विसंक्रमण के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर इसी में है, एंटीजेंस तथा एंटीबॉडीज में अंतर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, एंटीजेंस ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं। ये अमीनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते तथा इनमें एक या अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्षेत्र होते हैं। एंटीबॉडी 2 या 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। टीकाकरण क्या होता है, चलिए आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है, अथवा यह एक कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन होता है ना, आप लोग जानते होंगे, जैसे कोरोना आया था उस टाइम पर सभी को टीका लग रहा था, वैक्सीन ये जो कि इलाज होता है, एक प्रकार का दवा है, तो वही है आपका टीकाकरण के अंतर्गत आता है। वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो कि इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण में को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग इन दोनों से पूछा जाता है। तो चलिए संक्रामक रोग क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर संक्रामक रोग, ये रोगाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैल सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं जैसे टीबी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, फ्लू यानी कि वायरस होता है, नजला, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चेचक, प्लेग, खसरा, एड्स, इस तरीके के ये संक्रामक रोग होते हैं। जो कि संक्रामक रोग आपको पता है कि किस, जैसे भोजन, वायु, पानी, इन सभी से फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इनको याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो कि 100% आएगा वो है अपरा,
ठीक है। अपला अपरा या प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं क्या होता है अपरा। इसमें पूछेगा अपरा क्या है, इसके कार्यों को बताइए। तो देखो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखना, अपरा या प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकास भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्रक गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। यानी भ्रूण जो होता है वो माता से यानी कि माँ के गर्भ में जो रहता है वो अपना जो है पोषण कहाँ से पाता है, अपरा के थ्रू। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये कर लेना। इसके प्रकारों की बात करें तो पीतक कोष अपरा, जरायुज अपरा, कोरिया एलेंटोइक अपरा, ये होते हैं। अपरा के कुछ कार्य हैं, जैसे कि पहला हो जाएगा अपरा द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। इसके अलावा दूसरा कार्य इसका हो जाएगा अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। अगला यहाँ पर हो जाएगा अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायक होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अपरा के बारे में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फुल फॉर्म वाला, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दिया है IVF, इसका पूरा नाम, और GIFT। देखो IVF को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोले तो पात्र निषेचन। और फिर GIFT को हम बोलते हैं गैमेट, आई से आपका इंट्रा, एफ से फाइलोपियन, टी से ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है परिवार नियोजन। मैंने इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आप जो 4 घंटे 5 घंटे लाइव क्लास में करते हो ना, उनसे बेटर आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस इस वीडियो को देख करके सेव कर लेना, ठीक है, कहीं पर भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पेपर देने के बाद आना और क्वेश्चन मिलाना। अगर 40% क्वेश्चन नहीं मिले तो फिर कहिएगा। चलिए तो यहां से देखते हैं भाई, यहां पर आपका अब 40% बोलने का मतलब भैया कह दोगे कि 40% में क्या होगा, तो भाई ये अति लघुत्तरी और लघुत्तरी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। एक वीडियो में आपको दीर्घ उत्तरी, ऑब्जेक्टिव, ये सब टॉपिक अभी बचे हुए हैं तो उनका भी लाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना काफी है आपके लिए लघुत्तरी में। तो परिवार नियोजन पर आपका क्वेश्चन आता है जब इसमें पूछेगा कि भैया स्थायी और अस्थायी दोनों विधियों के बारे में बताओ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताओगे। देखो परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है परिवार नियोजन। इसके बाद यहां से अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम आपको पता है। एक होता है एड्स जो कि HIV वायरस से फैलता है, एक होता है सिफिलिस यानी उसे बोलते हैं उपदंश। ठीक है, तो ये 2 रोग हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार की रक्त की बीमारी होती है और इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे कि भाई अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो खून जो है ना, ब्लड जो है लगातार बहता रहता है। एक प्रकार की जानलेवा बीमारी होती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है हीमोफीलिया के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था या किसने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वंशागति का सिद्धांत 1902 में बाबेरी और सटन द्वारा दिया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों के बारे में बताइए। देखो मैं बता दूं, जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें सामान्य तौर पर एक व्यक्ति में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है किसी में तो एक गुणसूत्र यहाँ पर कम हो जाता है, एक जोड़ा। ठीक है, तो इसलिए 45 यहाँ पर हो गया। क्लाइनफेल्टर में जो होता है 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र, अर्थात एक गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टॉपिक यहाँ से भी बनता है। समयुग्मजी एलिल जोड़ा से आप क्या समझते हैं, तो भाई जब 2 एलिल समान होते हैं उसको हम समयुग्मजी जोड़ा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर ये दोनों क्या है, समान है। इसके बाद यहाँ से आता है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तोड़ने वाले को भैया एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, और जो एंजाइम जोड़ने का काम करता है उसको हम लाइगेज बोलते हैं। दोनों को याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता है और कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27 नंबर, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं, प्लाज्मिड्स। चलिए, तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोइड से बाहर कोशिका द्रव्य में
एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड्स के बारे में। अगला यहाँ पर है समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख, ये एक समजात मतलब कि भाई संरचना में देखने में एक समान दिखेंगे, ठीक है ना, और उनके कार्य और स्वरूप अलग अलग होंगे, वो समजात अंग हो जाएंगे। जाति और जाति वृत्त वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक अति लघुत्तरी टाइप का क्वेश्चन यहां पर बताता हूं जो कि है परागण। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, परागण क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में बताना है। जैसे स्वपरागण के बारे में सुना होगा आपने, पर परागण के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भाई स्वपरागण और पर परागण से कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर। चलिए, और ये पुष्पों में होता है, ठीक है ना, फूल जानते हो आप लोग। देखो पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मकों को उत्पन्न करने, जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें अंडाणु बनता है। और पादपों में इन पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस प्रक्रिया या क्रिया को हम परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र से पराग कणों तक जाने की प्रक्रिया जो पराग कणों की होती है वो आपकी कहलाती है यहाँ पर क्या, परागण। अब ये दो प्रकार का है, एक होता है स्वपरागण। देखो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह प्रक्रिया द्विलिंगी व एक लिंगी दोनों पुष्पों में होती है। सिंपल ये समझो कि आपका कोई एक पेड़ है, ठीक है ना, उसी पेड़ के यानी उसी पादप के कोई दूसरे पुष्प में या उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे परागकण, तो वो हो जाएगी स्वपरागण। जबकि पर परागण में ऐसा नहीं होता, पर परागण में एक पौधा ये है और फिर दूसरा पौधा ये है, तो इस पौधे के जो है पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के परागकणों तक जाएंगे वर्तिकाग्र के, तब वो आपका कहलाएगा पर परागण। और वही चीज यहाँ पर कह रही है, देखो बताया गया, देखो यहाँ पर पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पादप काम आते हैं और यहाँ परागकणों को एक दूसरे को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। यह आपका कहलाता है पर परागण। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है उत्परिवर्तन क्या है, किसी वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो हीगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। अब देखो यहां से आनुवंशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। पीलिया रोग क्या है, पीलिया का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है, तो पीलिया एक विषाणु जनित यकृत का रोग है। यकृत मतलब आपका जो लीवर किडनी जो भी है बॉडी के अंदर होते हैं ना, तो उसमें एक पार्ट आपका यकृत है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम देखें। और यहाँ पर आप देखो तो भैया किडनी के अंदर होता है। यह रोग के रुधिर की तरंगता यानी कि भैया ब्लड जो होता है पतला हो जाता है, खून क्या होता है पतला हो जाता है, बढ़ने से, कमजोरी से, तिल्ली बढ़ने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है वो लसिका ऊतक में, और बी लिम्फोसाइट्स का जो आपका परिपक्वन होता है वो आपका थाइमस ग्रंथि में होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार भी करना है। आइए 33 नंबर, एलर्जी किसे कहते हैं। चलिए, तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो एलर्जी के बारे में तैयार कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है, किसी रोग का नाम बताइए। वायरल रोग, देखिए तो वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है उसे वायरल रोग कहते हैं। इसमें एड्स हो गया, एक प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज अभी भी संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, एड्स जानते हो ना आप लोग, वायरस से होता है, HIV वायरस से, ये एक वायरल रोग है। ठीक है, HIV का पूरा नाम पूछ ले तो भाई बता देना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन यहां पर है, जैव उर्वरक के स्रोत पर टिप्पणी दीजिए। चलिए, जैव उर्वरक,
अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस के घटकों के नाम बताइए। तो बायोगैस में एक प्रकार से बोले तो एक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें 70% यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में मेथेन गैस होती है। तो मेथेन गैस हो गई 70%, बाकी अन्य गैसें होती है जैसे H2S हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। आपका इस तरीके कुछ गैसें होती हैं जो कि यहाँ पर मेथेनोबैक्टीरियम से मुख्य इसका जो उत्पादन होता है, ये सूक्ष्म जीव है इसका, और ये होती है बायोगैस, ठीक है, इसका उत्पादन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। चलिए देखते हैं भैया यहाँ पर इसका आंसर। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर 39 नंबर, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा एसिटोबैक्टर एसिटी, यही एक जीवाणु है, इसको कर लीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हों अथवा आजीवित कोशिका हों या कोशिकांग के लाभदायक उत्पादक हों, महत्व के लिए बनी एक विधि है, ये होती है जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु क्या है। तो देखिएगा पारजीनी जंतु के बारे में, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित होती है, वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करते हैं जो उनमें इंजेक्ट कराया गया है, वो आपका कहलाता है पारजीनी जंतु। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, पारजीनी जंतु के बारे में आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बायोपायरेसी के बारे में। तो बायोपायरेसी क्या होती है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैविक संसाधनों का उपयोग कर लेना बायोपायरेसी। मतलब भाई किसी देश का हम लोग संसाधन यूज कर ले उनके बिना अनुमति के, वह आपका कहलाता है बायोपायरेसी। इसी में आपका लॉन्ग का एक क्वेश्चन आता है भैया, विदलन क्या होता है, समझाइए। देखिए, निषेचन के बाद बनने वाले एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट में लगातार तथा बार बार समसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट में होने वाले इन विभाजनों को विदलन कहते हैं और इसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कोरक खंड कहा जाता है या कहते हैं, और विदलन के फलस्वरूप बनने वाली बहुकोशिकीय संरचना को तूतक या मोरूला कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से विदलन वाला क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता या क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको गर्भ निरोधक का अर्थ है गर्भ धारण ना होने देना। आप जानते हो निरोधक मतलब रोक देना, ठीक है, जबकि जनन ग्रंथि का हटाना बाध्यकरण की प्रक्रिया होगी जिसको पुनः रोपित करना संभव नहीं है, यानी पुनः से एक बार हटाने के बाद उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी को भी पूरा करना होगा और इस प्रकार जनन ग्रंथि का हटाना किसी भी प्रकार से गर्भ निरोधक के विकल्प में नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर है परागण, पर परागण के कुछ लाभ, जैसे हमने अभी देखा, आपको बताया कि स्वपरागण और पर परागण ये दो प्रकार है। पर परागण एक होता है जिसका लाभ क्या होता है यह बताना है। तो देखिए, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण ज्यादा उपयुक्त कैसे। पहला देखो, पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ तथा संख्या में अधिक होते हैं और इनमें उत्पन्न पौधों को भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। अगला इसी में हो जाएगा, पर परागण से नवीन जातियां उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिलती है और क्योंकि प्रत्येक संतति में लक्षणों का सम्मिश्रण दोबारा होता है, अतः संतति में नवीन विभिन्नताएं होती हैं। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी में आवर्त चक्र के बारे में। आवर्त चक्र क्या होता है, आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, इसके बारे में समझ लीजिए। स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशय तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात जब यौवनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है तो ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराए जाते हैं, इसे ये होता है आवर्त चक्र। इस प्रकार से हो जाता है इसका ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्या है, पीसीआर। पीसीआर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। कैरी मुलिस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस तकनीकी का जो है आविष्कार किया है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसके कोई दो उपयोग, कहाँ पर ये उपयोग किए जाते हैं। देखो, इसके द्वारा एड्स जो बीमारी है इसकी पहचान की जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा इसी में
इसके द्वारा कैंसर रोगी के उत्परिवर्तनों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखो, सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो और तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और ऐसे जीवों को हम लोग सहजीवी कहते हैं। आंशिक परजीवी के बारे में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो। तो वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र में कुल भाग को ही पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन का शेष भाग पोषक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है, उसको हम आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हो गया 45। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है समजात और विषमजात अंगों में बताइए क्या अंतर होता है ना। तो देखिए, दो अंग का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य स्वरूप अलग अलग हो, उनको हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के अग्रपाद यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं ये अग्रपाद हैं, ठीक है ना, और पक्षी के पंख विषमजात अंगों के उद्भव अलग अलग, चाहे उनके स्वरूप कार्य सब एक जैसा हो लेकिन अंगों का उद्भव अलग होता है, जैसे पक्षी के पंख। अगला क्वेश्चन इसी में है उत्परिवर्तन क्या है। तो देखो, अनुवांशिक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षण में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन आपका उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगला आपका यहाँ पर इसी में आता है अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या कहलाता है और किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारी द्वारा अधिक से अधिक उपयोग किए जाने वाले अंगों को हम अंगों के अधिक विकास या कम उपयोग करने वाले अंगों के विकास को हम लोग यहाँ पर कहते हैं। लैमार्क ने दिया था ये आपका, है ना, सिद्धांत। इसके बाद यहाँ से अवशेषी अंग के बारे में पूछा गया है। अवशेषी अंग क्या होते हैं देखिएगा, इनका उदाहरण भी पूछा। अनेक जीवधारियों में कुछ ऐसे अंगों के अवशेष या चिन्ह होते हैं जिनका वर्तमान में कोई कार्य भी नहीं होता। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं क्रियात्मक रूप से सहयोग उपयोगी रहे होंगे। किन्हीं कारणों से इनका महत्व समाप्त होने से ये अवशेषी अंग के रूप में रह गए और भविष्य में इनका महत्वहीन होने के कारण विलुप्त होना संभव है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है विभिन्नता पर टिप्पणी 50 नंबर क्वेश्चन। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न समरूप जुड़वा को छोड़कर एक जाति के दो सदस्य पूर्णतः समान नहीं होते, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और विभिन्नताएं संरचनात्मक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक प्रकार की हो सकती हैं। कायिक विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती, जबकि जननिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती नहीं। एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दीर्घ उत्तरीय टाइप के 15 क्वेश्चन लाने वाला हूं जो कि आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जस्ट वो वीडियो आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।